नमस्कार, राधे राधे। आपका एजुकेशन के इस मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और पूर्व की क्लास में हमने अध्ययन किया था नेतृत्व का। और आज जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन। अर्थात हम कम्युनिकेशन की बात करें तो इसे हम हिंदी में बोलते हैं संप्रेषण। क्या बोलते हैं? संप्रेषण। क्या होता है कम्युनिकेशन, क्या होता है संप्रेषण, और शिक्षा में ये किस प्रकार महत्वपूर्ण है? संप्रेषण की अगर बात करें, सीधा सा अर्थ है जब आप बच्चों के संपर्क में आएंगे तो उनके अभिभावकों के संपर्क में भी आएंगे। और आप टीचर बनने जा रहे हैं तो टीचर जब जिस समाज में रहता है, जहाँ स्कूल अपना स्थापित है, तो वहाँ के लोगों से बातें करता है, अपने विचारों को उनके सामने रखता है, प्रेजेंट करता है, उनके विचारों को अपनाता है। बस यही जो कम्युनिकेशन है, यही जो अपना संप्रेषण है, विचारों को आदान प्रदान करना, उनकी फीलिंग्स को समझना, फिर उनके अनुसार उत्तर देना, ये क्या है? संप्रेषण है। अतः हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति जब अपने विचारों को या अपने भावों को एक दूसरे के सामने साझा करता है तो वो क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। बस यही संप्रेषण की परिभाषा है। परंतु इस संप्रेषण को देखने से पहले अपने को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं यहाँ से। सबसे पहले अगर बात करें हम कम्युनिकेशन शब्द की, कि कम्युनिकेशन जो शब्द है ये किस भाषा से बना और किस प्रकार बना, तो ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन जो शब्द है ये लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना है। तो आपको पूछ सकता है लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? कम्युनिस्ट शब्द से बना है। तो आप लिखेंगे लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट, लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? कम्युनिस्ट शब्द से बना है। लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना है, शब्द से बना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? कम्युनिस्ट शब्द से बना है। और कम्युनिस्ट शब्द का अर्थ क्या है आपको ये ध्यान रखना है। आपको यहाँ लिख लेना है, आपको यहाँ लिखना है कम्युनिस्ट शब्द का अर्थ। तो ध्यान रख रहे हैं कम्युनिस्ट शब्द का अर्थ है कॉमन। क्या शब्द है? कॉमन। अब ये कॉमन क्या होता है? कॉमन वैसे तो हम जनसाधारण की भाषा में सामान्य बात होती है उससे कहते हैं, परंतु यहाँ कॉमन शब्द को हम उभयनिष्ठ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का अर्थ होता है दोनों की बातों को सुनने वाला, दोनों के विचारों पर चलने वाला। या अगर मैं इसे कहना चाहूँ तो आप यहाँ लिख सकते हैं या समाचार देना। क्या देना? समाचार देना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कम्युनिकेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा की कम्युनिस्ट शब्द से बना है, और कम्युनिस्ट शब्द का अर्थ है कॉमन या उभयनिष्ठ कह सकते हैं हिंदी में, या समाचार देने वाला। ठीक है, तो अब अपन यहाँ लिखेंगे कि संप्रेषण, मैंने आपको समझाया था कि संप्रेषण क्या होता है, तो अपन वो परिभाषा लिख लेते हैं। संप्रेषण वह प्रक्रिया है, संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें, संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें संदेश, यानी आपका कोई विचार है, ठीक है, संदेश या समझ, आपकी सोच जिसे कहते हैं अपन, ठीक है ना। संप्रेषण वह प्रक्रिया, हाँ वही है, जिसमें संदेश या समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, वही क्या है? संप्रेषण। अब ये परिभाषा किस विद्वान ने कही है? यही परिभाषा हो गई, ये इसकी डेफिनेशन। तो ध्यान रखिएगा ये परिभाषा कहने वाले विद्वान कौन थे? कीथ डेविस थे। याद रखिएगा ये परिभाषा किसने कही है? कीथ डेविस ने कही है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, संप्रेषण का अर्थ है अपने मन के भावों को या विचारों को
जब आप किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं तो जो माध्यम होता है पहुंचाने का वही क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। तो इसमें अध्यापक को क्या होना चाहिए, पारंगत होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को पारंगत होना, क्योंकि ये बेटा देखो बीएसटीसी में लग रहा है, पीटेट में लग रहा है, और फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होता है, सेकंड ग्रेड का होता है या रीट का होता है, तो वहाँ ये टॉपिक सब लगते हैं, क्योंकि ये संप्रेषण जो कला है ना ये अध्यापक के अंदर होनी चाहिए। तो आप इसको अच्छी तरह से नोट करेंगे, लिख लिया होगा आपने, एक साइड में हो जाते हैं आराम से। अब देखें, अब शिक्षक को ये जरूरी क्यों है, तो आप लिखेंगे शिक्षक संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, टीचिंग संप्रेषण। तो ध्यान रखिएगा शिक्षक जो है वो क्या है, संप्रेषण के माध्यम से क्या क्या चीजें देता है आपको, ज्ञान करवाता है, अवबोध करवाता है आपको किसी वस्तु के बारे में। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अगर आप जैसे आप एक मैं एक अध्यापक हूँ और एक आप स्टूडेंट है, तो हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है, इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, तो ये ध्यान रखना, वही है, ठीक है। तो शिक्षक संप्रेषण के माध्यम से ज्ञान, अवबोध व कौशल कौशल छात्रों को संप्रेषित करता है, संप्रेषित करता है। तो ये जरूरी इसलिए है, ठीक है। तो शिक्षक संप्रेषण के माध्यम से आपको पढ़ा रहा है, ज्ञान दे रहा है, किसी वस्तु का अवबोध करवा रहा है, और आपकी जो स्किल्स है उनको डेवलप कर रहा है। तो ये संप्रेषण के माध्यम से ही होता है। अब आपसे ये पूछ सकता है वो कि संप्रेषण के कितने पक्ष होते हैं, संप्रेषण। अब देखो संप्रेषण के क्या पूछ रहा है, संप्रेषण के पक्ष पूछ रहा है, तो कितने होंगे, तो ध्यान रखिएगा संप्रेषण के कितने पक्ष होते हैं बेटा, दो होते हैं। कैसे, एक तो जैसे मैं हूं, मैं संप्रेषण करता हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, एक तो समझाने वाला होगा और एक ग्रहण करने, यानी एक तो ज्ञान देने वाला होगा और एक ज्ञान को ग्रहण करने वाला होगा, तो दो ही पक्ष हो सकते हैं। तो इसमें संप्रेषण में ध्यान रखिएगा हमेशा दो व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, अकेला व्यक्ति कभी संप्रेषण नहीं कर सकता, ये बात आप ध्यान रखें। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं नंबर एक, संप्रेषण करता, संप्रेषण करता। और संप्रेषण करता का अर्थ है, आप लिख लीजिएगा इसके अंदर कि विचार, ऊपर जो चीज लिख के आए ना अपन, विचार, ज्ञान और कौशल, कौशल प्रदान करने वाला, प्रदान करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, आपका संप्रेषण करता कहलाएगा। जैसे यहाँ अगर आप पढ़ रहे हो तो यहाँ संप्रेषण करता कौन हूं, मैं हूं, क्योंकि मैं आपको विचार प्रकट कर रहा हूं। दूसरा, अब दूसरा जो ग्रहण करेगा वो, तो ध्यान रखिएगा इसे हम बोलते हैं संप्रेषिती। क्या बोलते हैं, संप्रेषिती। तो आप इसके अंदर भी लिखेंगे विचार, ज्ञान और कौशलों को ग्रहण करने वाला, ग्रहण करने वाला। तो ये कौन है, ये आप हो। तो आप देख सकते हैं आप संप्रेषित ही कहलाएंगे। तो ये बात आपको अच्छी तरह से, वहां आपको उलझा सकता है वो, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे वो पूछ ले कि संप्रेषण की विशेषता बताओ कि क्या होता है संप्रेषण, तो संप्रेषण की विशेषताएं, क्या क्या विशेषता होती है। तो अब देखो संप्रेषण की क्या क्या विशेषता हो सकती है, आप खुद बताइए। कोई भी संप्रेषण होता है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो इसका कोई ना कोई क्या होगा, उद्देश्य होगा। संप्रेषण बिना उद्देश्य के नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी, संप्रेषण गत्यात्मक होता है, एक जगह नहीं रुकता, संप्रेषण आगे से आगे बढ़ता जाता है। जैसे मैंने आपको ये बात बताई, आप किसी और को बताएंगे। तो संप्रेषण जो होता है वो क्या है, गत्यात्मक प्रक्रिया है। दूसरी बात करें, संप्रेषण कितने व्यक्तियों के बीच होगा, दो व्यक्ति होने क्या है, जरूरी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। संप्रेषण में क्या रहेगा, पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया रहेगी। एक दूसरे के साथ आप बात करेंगे तो पारस्परिक संबंध स्थापित होगा। फिर अगर बात करें संप्रेषण, संप्रेषण में क्या होती है, सामाजिकता होती है। सामाजिकता का अर्थ एक दूसरे की मदद करना।
आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, मैं आपकी बातों को, यानी फीलिंग्स होगा, भावनात्मक होगा और मनोवैज्ञानिक पक्ष मजबूत होना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं किसकी, संप्रेषण की विशेषताओं की। तो हम लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो कि संप्रेषण जो होता है, आप लिखेंगे संप्रेषण, संप्रेषण एक संप्रेषण एक उद्देश्य युक्त प्रक्रिया है, उद्देश्य युक्त प्रक्रिया है। ठीक है। दूसरी विशेषता आप लिखेंगे कि संप्रेषण एक गत्यात्मक गत्यात्मक प्रक्रिया है। संप्रेषण क्या एक है, गत्यात्मक, उद्देश्य युक्त प्रक्रिया होगी, गत्यात्मक होगी। ठीक है। और यही लिख देते हैं नंबर 3, संप्रेषण पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। इसमें हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं। आवाज आ रही है भाई, आवाज आ रही है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आगे इसी के अंदर अपन, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लगाना है तो लगा लीजिए। इसी की विशेषताओं में लिखेंगे, आप लिखेंगे नंबर 4 कि संप्रेषण के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होना आवश्यक है। पहली बात। ठीक है। और उसके बाद में लिखेंगे संप्रेषण में सामाजिक, भावात्मक व मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक का अर्थ क्या होता है बेटा, जहां मनोवैज्ञानिक शब्द आए वहां व्यवहार शब्द लिख लिया करो, आपके समझ में आ जाएगा। क्योंकि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, और जहां मनोविज्ञान शब्द आए वहां व्यवहार शब्द लिख लिया करो, आपके समझ में आ जाएगा। तो कौन सा कह रहा है, संप्रेषण में सामाजिक, भावात्मक और मनोवैज्ञानिक पक्ष आदि आदि समावेशित होते हैं, समावेशित होते हैं। तो ये बात आप अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, समावेशित होते हैं। तो याद हो गया आपको, सामाजिक का अर्थ होता है एक दूसरे की मदद करना, भावात्मकता एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना, और मनोवैज्ञानिक जो होता है उसका अर्थ है व्यवहार, है ना। व्यवहार के अंदर एक दूसरे के साथ जो व्यवहार करेंगे तो वो संप्रेषण होगा। इससे ये तीनों पक्ष क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। तो ये इसकी क्या थी, विशेषता। अब अगर मैं बात करूं कि इसकी प्रक्रिया कैसे हो सकती है, तो देखो हमने 2 चीजें अभी पढ़ के आए थे कि अपने को क्या चाहिए, 2 आदमी चाहिए। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर व्यक्ति क, ऐसे लिख सकते हो आप कि संप्रेषण की प्रक्रिया कैसे हो सकती है। तो हमने यहाँ पे एक आदमी ले लिया व्यक्ति क, और एक ले लिया व्यक्ति ख। कैसे क्या क्या होता है वो देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले क व्यक्ति ने इससे कोई संदेश भेजना है, क व्यक्ति ने किसको भेजना है, ख को, क्योंकि संप्रेषण के लिए 2 व्यक्ति चाहिए। तो ये भेजने वाला है, ये ग्रहण करने वाला है, ये संप्रेषित ही है, ये संप्रेषण करता है। तो सबसे पहले जो होगा वो इसे बोला जाएगा प्रेषक। क्या होगा, प्रेषक, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेंडर, यानी भेजने वाला। और वो क्या हो जाएगा, वो रिसीव करने वाला हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब सेंडर, प्रेषक क्या करता है, इसमें वो क्या करता है, जितनी भी जो भी सामग्री होती है उसके पास, जैसे उसके विचार हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, इसके नीचे लिख देता हूं मैं, विचारों का निर्माण, लिखना, यानी अपने विचारों का क्या करेगा, निर्माण करेगा, तो उसे क्या करेगा, लिखेगा, और फिर क्या कर देगा, प्रसारित करेगा, प्रसारित करना।
तो पहला चरण हो गया कि ये जो प्रेषक होता है भेजने वाला, वो अपने विचारों का निर्माण करेगा कि मुझे क्या बात कहनी है, ठीक है, उसका क्या करेगा, उसको लिखेगा या उसे प्रसारित करेगा। अब आगे 2 नंबर पे आता है आपका, अब वो क्या करेगा, संदेश, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैसेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैसेज। अब ये संदेश कैसा हो सकता है, तो ध्यान रखना, संदेश या तो लिखित होगा, या तो लिख कर देगा, या फिर क्या होगा, मौखिक होगा, वर्बल होगा, तो या फिर वो मौखिक होगा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। नंबर 3 में जैसे आदमी था, उसने संदेश लिख लिया है, अब क्या करेगा, वो भेजेगा, माध्यम। और माध्यम का अर्थ है वो किस प्रकार से भेज रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो भी चिन्ह होते हैं, चिन्ह का मतलब जो लिपि होती है उसकी बात कर रहा है। कई बार क्या होता है, हमारे पास कूट भाषा आती है, जैसे कंप्यूटर की होती है बाइनरी कोड। कंप्यूटर में कौन सा चलता है, बाइनरी कोड, जैसे वो 0 और 1 की भाषा ही समझता है, इसे कंप्यूटर का बाइनरी कोड बोलते हैं। तो वो क्या, एक चिन्ह है, वो चिन्ह है। तो आप लिख सकते हैं चिन्ह या संकेत द्वारा, ऐसे लिख सकते हो आप इसे, चिन्ह या संकेत के द्वारा। अब ये जो जिनको दिखता नहीं, अंधे जो लोग होते हैं, उनके लिए ब्रेल लिपि आती है, तो वो संकेत ही तो है एक, है ना, संकेत से समझते हैं। फिर नंबर 4, और नंबर 4 पे आता है आपका प्रापक। नंबर 4 पे क्या आता है, प्रापक, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिसीवर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रिसीवर बोलेंगे। अब इसमें क्या होता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब ये प्रापक जो संदेश हमने किसको भेजा है, वो क्या करेगा, उन संकेतों को समझने का प्रयास करेगा। और ये बात ध्यान रखना, अच्छा संप्रेषण वही होगा जैसा आपने भेजा है, वो उसी भाषा में उसको समझे। कई बार क्या होता है, जैसे हम समझते हैं, जैसे एक चौपाई है कि मैया मोरी मैं तो माखन ना खायो, मैया मोरी मैं ना माखन खायो। तो यानी जब इसे पंक्ति में गाया जाएगा, मैया मोरी मैं माखन ना खायो, है ना, तो उसको सुनने में, अगले को सुनाई में ये रहता है कि मैया मोरी मैंने माखन खायो, मैंने खायो, ऐसे मैया मोरी मैं ना माखन खायो, बोल तो ऐसे रहा है, परंतु सुनने में ऐसा लग रहा है कि मैया मोरी मैंने माखन खायो। तो यहाँ यानी मैंने, ये सुनाई जो है ना संप्रेषण का, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप कह कुछ रहे हैं, आगे वाले को सुनना वही चाहिए जो आप बोल रहे हैं, जो संप्रेषित कर रहे हैं आप, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि जैसा जो बोला जा रहा है उसको वैसे ही समझ में आना चाहिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं यहाँ पे विसंकेतन, आप लिखेंगे विसंकेतन, जो आपने लिख के भेजा उसे विसंकेतन बोलते हैं। विसंकेतन से क्रिया, कि जैसा आपने भेजा है उससे क्या हो रही है, क्रिया होगी, ठीक है। और इसमें क्या क्या हो सकता है, विसंकेतन में पढ़ना हो जाएगा, वो जो आपने संदेश भेजा उसकी क्या करेगा, व्याख्या करना आ जाएगा। विसंकेतन क्रिया में क्या क्या आएगा, तो ये ध्यान रखना, पढ़ना आ जाएगा, व्याख्या करना आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में वो फीडबैक देता है, तो हम उसे कह सकते हैं प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का फीडबैक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फीडबैक, ठीक है, प्रसारित करना। तो ये तो हो गया एक आदमी का काम। अब आगे वाले के पास संदेश पहुंच चुका, अब आगे वाला क्या करेगा, आगे वाला क्या करेगा, तो अब ध्यान रखना, आगे वाले के जो चरण होंगे वो सबसे पहले आएगा प्रेषक, जिसे हमने क्या कहा, रिसीवर कहा। ये देखो यहाँ रिसीवर आ गया, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, यहाँ प्रेषक आ गया, ठीक है। उसके बाद में उसके पास जो संदेश गया है, मूल घटक संदेश, ध्यान रखना, मूल घटक संदेश जैसा गया है, क्या उसने उस संदेश को वैसे ही समझा है, ठीक है। और तीसरा, जिस माध्यम से गया, मान लीजिए वो चिट्ठी के माध्यम से गया, इंटरनेट के माध्यम से गया, किस माध्यम से गया, और माध्यम किन संकेतों में गया, किन चिन्हों में गया, और उसने उसी चीज को उसी रूप में ग्रहण कर लिया। और नंबर 4 सेम ही आता है बेटा, प्रापक। प्रापक का अर्थ है फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि, आप लिख सकते हैं प्रतिपुष्टि, इसको इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं फीडबैक। तो ध्यान रखना, इसकी क्या होती है, ये यहां पर प्रतिपुष्टि का अर्थ है सेंडर क्या करता है, सेंडर को जवाब देना, वापस जब देगा सेंडर जिसने भेजा था, जब रिसीवर जो होता है ये होता है और सेंडर ये होता है, तो ये जो रिसीवर है ये क्या करेगा, उसको वापस जवाब देगा कि हाँ मुझे जो संदेश तुमने भेजा था उसी भाषा में। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले क्या होता है, भेजने वाला,
सेंडर, उसके बाद में संदेश आता है, उसके बाद में माध्यम आता है और फिर आपका रिसीवर आ जाता है। इसके बाद में एक प्रक्रिया और आती है जो हम आगे पढ़ेंगे, कोडिंग डिकोडिंग वाली। तो ये आप ध्यान रखेंगे, पहले तो ये है सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब ये जो संदेश आपने भेजा है ये कैसा होना चाहिए? संदेश संप्रेषण जो है ना, उसको आप लिख सकते हैं, संप्रेषण की जो भाषा है, संप्रेषण की भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, वह सुबोध होनी चाहिए, यानी अच्छा ज्ञान देने वाली होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए। ये बात आप लिखेंगे कि संप्रेषण की भाषा कैसी होनी चाहिए, सबको समझ में आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि डबल मीन वाली बात कर जाओ। कई बार क्या होता है, संप्रेषण जो होता है ना, ये क्या होता है, मौन भी होता है, ये ध्यान रखना। संप्रेषण मौन भी होता है, साइलेंट होता है, मौन भी होता है। कैसे, अभी समझाता हूं आपको। मौन कैसे होता है गुरुजी? आप क्लास में हैं, क्लास के अंदर बच्चे शोर कर रहे हैं, आप कुछ नहीं बोलते और आप आंखें निकाल देते हो ऐसे, और क्लास चुप हो जाती है। बताओ संप्रेषण मौन हुआ कि नहीं हुआ? क्लास शोर कर रही है, आपने ऐसे अंगुली रखी होठों पर, संकेत कर दिया, तो संप्रेषण मौन हुआ कि नहीं हुआ? कई बार बच्चे कहते हैं सर पानी पियाएं, आप बोलते नहीं हो, हाँ पियाओ, ऐसे नहीं कहते, आप इशारों से कह देते हो ऐसे गर्दन से। तो ये क्या है, ये संप्रेषण क्या होता है, मौन भी होता है। तो इस बात को इंपोर्टेंट करके लिख लीजिएगा, आपको प्रश्न पूछ सकता है। आप लिखेंगे इसके आगे कि संप्रेषण के लिए इशारे, या आप इसे संकेत लिख सकते हैं। इशारे करते हैं हम लगभग, और ठीक हो, कुछ न बोलकर हाथ को ऐसे उठा देते हो, ये क्या है, संप्रेषण है। ठीक है, संकेत भी इस्तेमाल किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, उसके बाद में आप लिखेंगे संप्रेषण सुनियोजित होता है, संप्रेषण सुनियोजित होता है, सुनियोजित होता है। सुनियोजित का मतलब क्या होता है, व्यवस्थित होता है, एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक मिनट आप लिख लीजिए। तो ये आप इसको नोट कर लीजिएगा। संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व, ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड में ये यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि तत्व कंफर्म पूछा जाता है, वहां आईसीटी लगता है ना। तो वहां फर्स्ट ग्रेड में जब यहां से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप ये सोच के चलिए कि टॉपिक कितना महत्वपूर्ण होगा। तो अपन इसके कुछ तत्व है उनको अच्छी तरह से जान लेते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे सेंडर, कि ये तत्व होते हैं संदेश संप्रेषण करने के। सेंडर को हम क्या कहते हैं, सेंडर का मतलब होता है भेजने वाला, और भेजने वाले को हम कहते हैं प्रेषक। ठीक है, फिर 2 नंबर पे बताओ, मैंने अभी करवा के गया हूं, 2 नंबर पे आपको क्या होता है, मैसेज होता है। आप लिख लीजिएगा मैसेज। ठीक है, MESSAGE मैसेज, यानी हम इसे कह सकते हैं संदेश। यहां तक तो गुरुजी आपने करवा दिया था, आगे भी मैंने करवा दिया। 3 नंबर पे आएगा मीडियम, यानी माध्यम। माध्यम क्या है, पीछे समझा के आया हूं, किस माध्यम से कर रहे हैं, संकेत से कर रहे हैं या किस और से कर रहे हैं। ठीक है, फिर आएगा चिन्ह, सिंबल। क्या आएगा, सॉरी, सिंबल, सिंबल जिसे बोला जाता है आप, तो इसे हम क्या बोलते हैं, संकेत बोलते हैं या प्रतीक बोलते हैं। ये लो प्रतीक कह दो, या इसे हम क्या कह देंगे, संकेत कह देंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, सेंडर आएगा, फिर मैसेज आएगा, फिर मीडियम आएगा, और फिर आएगा सिंबल। उसके बाद में आता है, ये यहां से प्रश्न आता है, कोडिंग और डिकोडिंग का प्रश्न आता है, तो इसे हम बोलेंगे इनकोडिंग। ये इनकोडिंग क्या होता है, जैसे मैं आपको भेज रहा हूं ना, तो आप यहां लिखेंगे विचारों की भाषा,
मैं लिख रहा हूं तो वो क्या इकोडिंग है, और डिकोडिंग होता है जिसको वो ग्रहण करेगा, ठीक है ना। भाषा प्रदान करना, भाषा प्रदान करना, तो ये बात लिखेंगे। 6 नंबर पे लिखना है डिकोडिंग। डिकोडिंग का अर्थ होता है कि जो चीज मैंने आपको बता दी है, जो चीज यानी डिकोडिंग में आई, वो आपने किस प्रकार से ग्रहण की है। तो आप यहां लिखेंगे इसके नीचे, संदेश को पढ़ना, संदेश को पढ़ना, वह अर्थ निकालना, अर्थ निकाल, ये जरूरी है, इसको अच्छी तरह से याद करना है आपने। सबसे पहले क्या होता है, मैसेज भेजने वाला, फिर मैसेज आता है ना, फिर क्या आते हैं, मीडियम आता है, फिर सिंबल आता है, फिर इकोडिंग आता है, फिर डिकोडिंग आता है। उसके बाद में क्या आता है गुरुजी, उसके बाद में 7 नंबर पे लिखना है फीडबैक। फीडबैक हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ पोषण, पृष्ठ पोषण, यानी आगे वाला उस भाषा को समझकर आपको फीडबैक देता है, वापिस उसका जवाब देता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। 8 नंबर पे कौन देता है, रिसीवर देता है ना, क्या देता है, रिसीवर देता है। और रिसीवर को हम क्या बोलते हैं, ग्राही बोल सकते हो, जिसने उस चीज को क्या किया है, ग्रहण किया है। तो ये सब क्या है, इसके तत्व है। 9 नंबर, और ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है, 9 नंबर वाला, इसे क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, CON, हाँ क्या था, हाँ ठीक है, कॉन्टेक्स्ट। अब ध्यान रखना है इसके अंदर क्या है, इसको हम बोल सकते हैं संप्रेषण संदर्भ, संप्रेषण संदर्भ। ये जरूर याद रखेंगे, क्योंकि वो संदर्भ क्या था, इस बात का जिक्र, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि ध्यान रखिएगा, ये अर्थ परिवर्तन करने की क्षमता रखता है, अर्थ परिवर्तन, ठीक है, ये क्या कर देता है, अर्थ परिवर्तित कर देता है। इसके कारण संप्रेषण का जो अर्थ होता है, जो भेज रहा है, वो सही नहीं होगा। तो ध्यान रखना, कॉन्टेक्स्ट जो होता है, संप्रेषण संदर्भ जो होता है, वो अच्छी तरह से आपको याद रखना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम पढ़ेंगे संप्रेषण में जो जो सामग्री हमारे काम आती है, जैसे शिक्षक जब पढ़ाता है उसको कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लिखेंगे संप्रेषण, संप्रेषण में सहायक सामग्री, सहायक सामग्री। वैसे तो ये मीडिया है, परंतु ध्यान रखिएगा संप्रेषण में जिन चीजों की सहायता पड़ती है, तो अपने यहाँ 3 प्रकार की चीजों की सहायता पड़ती है। एक तो होता है, यहां से लिख रहे हैं, सर्वे सामग्री, दूसरी है दृश्य सामग्री। आपको पूछ सकता है निम्न में से कौन सी दृश्य सामग्री नहीं है, और तीसरी है सर्वे दृश्य सामग्री, अब मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूं, क्योंकि आप अभी आए हैं। सर्वे का अर्थ होता है बड़ा सुनने वाला। इसमें क्या होता है, संप्रेषण जो होता है सिर्फ सुना जाता है, देखा नहीं जाता, और इसमें सिर्फ देखा जाता है, सुनता नहीं है। पहले वाले में दिख नहीं रहा है, सुन रहा है, दूसरे में दिख रहा है पर सुन नहीं रहा है, और तीसरे में दोनों काम सुन भी रहा है और दिख भी रहा है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें अगर मैं लिखूं संप्रेषण सर्वे सामग्री में सबसे पहले आता है मौखिक उदाहरण। कोई भी उदाहरण अध्यापक आपको दे रहा है तो वो क्या है, आपका सर्वे सामग्री है। तो आप लिखेंगे मौखिक उदाहरण किसके अंतर्गत आएंगे, सर्वे सामग्री के अंतर्गत आएंगे। फिर उसके बाद में मीडिया का जमाना चला तो रेडियो, रेडियो में सिर्फ सुनाई देता है। रेडियो की जगह किसने ली थी, टेप रिकॉर्डर ने ली थी। किसने ली थी, टेप रिकॉर्डर ने। तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद में कौन आया, ग्रामोफोन आया, उसमें भी सिर्फ सुनाई देता है और दिखाई नहीं देता। तो ये 4 चीजें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है कि ये सर्वे सामग्री है। कौन कौन सी है, मौखिक उदाहरण हो गए, रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया और आपका ग्रामोफोन हो गया। अब उसके बाद की बात करें, दृश्य सामग्री की लिस्ट थोड़ी लंबी है। सबसे पहले ध्यान रखना दृश्य का अर्थ, अब जो आपके सामने ये बोल्ड है तो ध्यान रखना श्यामपट, क्या, श्यामपट। और ध्यान रखना अध्यापक का सच्चा जो मित्र होता है वो कौन होता है, श्यामपट। श्यामपट पर पढ़ाते समय आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है। आपको हमेशा बच्चे जैसे क्लास में बैठे तो आपको 45 डिग्री पे रहना है। 45 डिग्री का मतलब जैसे अब मैं खड़ा हूं, है ना, पूरा इस तरह सीधा भी नहीं रहना, थोड़ा सा टेढ़ा रहना है, पीठ भी नहीं दिखानी। तो श्यामपट पर लिखते समय 45 डिग्री के कोण पे आपको रहना होता है, और ये अध्यापक का क्या होता है, सच्चा मित्र होता है। अब श्यामपट हो गया जिसे ब्लैक बोर्ड बोलते हैं। दूसरा हम इसी को लिख लेंगे
बुलेटिन बोर्ड। ये क्या होता है गुरुजी? ये गत्ते का बना होता है बेटा, बुलेटिन बोर्ड, और जिसपे पिन से क्या किए जाते हैं, कोई भी सूचना है उसको टांग दी जाती है। नंबर 3 फ्लैनेल बोर्ड। ये क्या होता है? ये कपड़े का बना होता है। किससे बना होता है? ये कपड़े का। तो आप लिख सकते हैं फ्लैनेल बोर्ड। इस पे सूचनाएं जैसे कटिंग करके वो टांगी जाती हैं, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये 3 प्रकार के बोर्ड हो गए, ब्लैक बोर्ड हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया और फ्लैनेल बोर्ड हो गया। ये क्या है? ये दृश्य सामग्री है। उसके बाद में देखो नंबर 4 पे मानचित्र जो होते हैं वो सिर्फ दृश्य सामग्री दिखाई देते हैं। हम कह सकते हैं 5 नंबर ग्लोब, ग्लोब भी तो हमें क्या करता है? दिखाई देता है, ठीक है। 6 नंबर में आप लिख सकते हैं चित्र, ठीक है। फिर 7 नंबर में आप लिख सकते हैं रेखा चित्र। ये सब क्या है? दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। यानी मानचित्र, ग्लोब, चित्र, रेखा चित्र। फिर उसके बाद की बात करें 8 नंबर मॉडल भी होते हैं, ध्यान रखना। मॉडल हम बनवा के लाते हैं ना, कई बार 3D मॉडल बनवा के लाते हो, स्कूल में वर्क देते थे आपको वो, ठीक है, मॉडल। फिर 9 नंबर पोस्टर, 10 नंबर कार्टून, कार्टून नेटवर्क तो आप जानते हो, उनके माध्यम से भी। फिर उसके बाद में आता है 11 स्लाइड्स, 12 में आता है फिल्म स्ट्रीम्स, तो देखो कितने दृश्य सामग्रियां हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ये तो आप समझ जाओगे। ये क्या है गुरुजी? ये देखो स्लाइड्स। ये क्या होता है बेटा? एक इस तरह की स्लाइडें बन जाती हैं, जैसे आपने देखा होगा पेंटिंग करते हैं ना, तो स्लाइडों के माध्यम से इस पे एक प्रक्रिया, फिर दूसरी पे, तीसरे पे, इस तरह के। कांच की भी हो सकती है, लकड़ी की बनी होती है, प्लास्टिक की भी होती है। फिल्म स्ट्रीम, फिल्म के माध्यम से दिखाया जाता है दृश्यों को, है ना। प्रोजेक्ट जिसे बोला जाता था, प्रोजेक्टर जिसे बोला जाता था, वो फिल्म स्ट्रीम्स, उसमें फिल्म लगाते थे, वो बड़ा करके आगे दिखा देती थी। ये सब क्या है? दृश्य सामग्री। और सर्वे दृश्य तो आप जानते ही हो। फिर इसके अंदर सबसे पहले अपन बात करें चलचित्र यानी फिल्म, टीवी जिसे बोलते हैं ना, टीवी। चलचित्र किसे बोलते हैं? दूरदर्शन टीवी को बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, उसके अंदर क्या सुनाई भी देता है हमें और दिखाई भी देता है, तो चलचित्र हो गया। फिर उसके बाद की बात करें, जैसे हमें नाटक दिखाते हैं गली नुक्कड़ पर या ज्वार कला केंद्र में नाटक वगैरह का आयोजन होता है, तो उसमें नाटक वाले बोलते भी हैं और दिखाते भी हैं, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर की बात करें कठपुतली, कठपुतली के माध्यम से दिखाया भी जाता है और वो एक कहानी भी सुनाता है। और अपना आपको पूछ ले कि कठपुतली जो संस्थान है वो कहाँ है राजस्थान में, तो ध्यान रखिएगा उसका उत्तर आपको उदयपुर करना है। उदयपुर के अंदर कठपुतली संस्थान है, ये आप ध्यान रखेंगे। नंबर 4 है टीवी यानी टेलीविजन। और अब आपको थोड़ा सा वैसी जानकारी दे दें, टेलीविजन की बात करें तो इसका आविष्कार करने वाले कौन थे टीवी का, और कब हुआ था? यह प्रश्न वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु अपने को सामान्य ज्ञान तो होना ही चाहिए। तो ध्यान रखिएगा 1925 के अंदर, 1925 में डॉक्टर बेबाल्ड ने किया था इसका आविष्कार। किसने किया था? बेबाल्ड ने किया। ये लो, आविष्कार करने वाले विद्वान कौन है? बेबाल्ड। ये नेम क्या लिख दिया? बेबाल्ड, ठीक है। और भारत में इसकी शुरुआत कब से होती है? तो भारत में इसकी शुरुआत हुई थी 1959 में। और कहां से हुई थी? दिल्ली, नई दिल्ली जिसे बोलते हैं, वहां से पहली बार टीवी का कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये दृश्य सर्वे सामग्री होगी। तो ये 3 प्रकार के संप्रेषण होते हैं। जब अध्यापक पढ़ाता है तो उसको ये सहायता करते हैं, सर्वे भी करता है, दृश्य भी करता है और सर्वे दृश्य सामग्री भी करती है। अब जो मैं पढ़ा रहा हूं ये सर्वे और दृश्य दोनों प्रकार की सामग्री के अंतर्गत आता है। अब आपने उतार लिया होगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम लिखेंगे संप्रेषण में क्या क्या बाधा आ सकती है। संप्रेषण में बाधाएं कि अच्छा संप्रेषण अपने विचारों का आदान प्रदान क्यों नहीं होता, तो कुछ कारण होते हैं। जैसे आप बोल रहे हो, बाहर तेज ध्वनि हो रही है, आपको सुनाई नहीं देता। वातावरण है, वातावरण खराब हो चुका है, बाहर बादलों की गड़गड़ाहट हो रही है तो सुनाई नहीं देता। कुछ दिक्कतें होती है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो भाषा के उच्चारण में दिक्कतें आ जाती हैं, है ना। भाषा का गढ़ शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है। अस्पष्ट व्यक्तित्व, यानी जब मैं, हो सकता है मैं तोतला हूं तो आप नहीं समझ पाएंगे, है ना। मैं अटक अटक के बोलता हूं, अकला रहा हूं, तुतला रहा हूं, तो ये सब चीजें क्या करती है? संप्रेषण में क्या करती है? बाधाएं करती है। और सबसे पहले अपन लिखते जाएंगे, समय ज्यादा हो गया है तो आप लिखेंगे भौतिक बाधाएं।
आप लिखेंगे भौतिक बाधाएं, कि जो संप्रेषण में हमें क्या करती हैं, विचलित करती हैं, उन्हें हम कहेंगे पहली है भौतिक बाधा। और भौतिक बाधा का अर्थ है, आप लिख सकते हैं शोरगुल, ठीक है, शोरगुल। दूसरा लिख सकते हैं वातावरण। तीसरा लिख सकते हैं जैसे आप दूरी, कई बालकों को कम सुनता है, दूर पीछे पीछे बैठे होते हैं, उनको कम सुनाई देगा, तो दूरी है वो भी क्या करेगी, प्रभावित करेगी, ठीक है। फिर क्या होता है, कई बार हमारे पास समय बहुत कम होता है, तो समय अभाव, ठीक है। फिर आ जाएगा प्रसारण, आपका एक्सप्लेन करने का जो तरीका है वो भी प्रभावित करता है संप्रेषण को, ध्यान रखिएगा। प्रसारण यंत्रों में कमी, प्रसारण यंत्रों में कमी, तो ये सब चीजें क्या है, भौतिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से संप्रेषण सही नहीं होता। फिर 2 नंबर की बात करें, भाषा में बाधाएं, भाषा में बाधाएं। अब भाषा में कैसे बाधा हो सकती है, आप कुछ भाषाओं को जानते नहीं, कुछ संकेतों को जानती नहीं, तो आप लिख सकते हैं यहां अस्पष्ट संकेत आपके कम्युनिकेशन को बिगाड़ देंगे, ठीक है। दूसरा गलत उच्चारण, ये भी बिगाड़ सकता है आपके संप्रेषण को, ठीक है। और वैसे लिखवाऊंगा नहीं, हकलाना, तुतलाना, ठीक है, अटक अटक कर बोलना, ये सब चीजें इसके अंदर आएगी। अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग करना, अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग कैसे, यानी शब्द, एक ऐसा शब्द होता है जैसे नारायण जो थे अपने, उन्होंने, नारद जो भगवान थे वो नारायण भगवान के पास गए कि मुझे आपका हरि रूप चाहिए, और विष्णु भगवान थे वो फनी मूड में थे, उन्होंने क्या कहा, तथास्तु जा, और उन्होंने उसको हरि रूप दे दिया। अब हरि रूप उन्होंने तो मांगा था विष्णु का, परंतु हरि का अर्थ होता है वानर, और नारायण भगवान को क्या बना दिया था, वानर। और बाद में नारद जो थे, नारद ने फिर नारायण भगवान को श्राप दिया था कि आज आपने मेरा उपवास उड़ाया है, भविष्य में जो रूप आज आपने मेरे को दिया है वानर का रूप, और भविष्य में यही वानर आपकी क्या करेगा, सहायता करेगा। और बाद में श्री राम का जन्म होता है और मां सीता का हरण होता है, और नारद भगवान हनुमान बनकर उनकी सहायता करते हैं। तो हरि रूप मांगा, हरि का अर्थ भगवान होता है, हरि का अर्थ वानर भी होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग जो होता है वो संप्रेषण को बिगाड़ सकता है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। नंबर 3, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं। मनोवैज्ञानिक का अर्थ मैं अभी बता के आया था कि मनोविज्ञान समझ में ना आए तो वहां व्यवहार लिख लेना, कि जब आप व्यवहार करते हैं तो किस किस चीज में संप्रेषण में दिक्कत आ सकती है। पहली तो आएगी आपकी रुचि ना हो, तो अरुचि हो जाएगा। आप अटेंशन पावर, आप ध्यान ही नहीं लगा पा रहे हैं तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। आपकी ज्यादा चिंताएं, टेंशन जो होती है ना, 10 पुत्र जिसे बोलते हो, चिंताएं। आपकी जिज्ञासा प्रवृत्ति, ये भी क्या करेगी आपके आप बहुत जल्दी जल्दी जानना चाहते हो, ठीक है। फिर इसी में लिखना है गलत प्रत्यक्षीकरण, आपने किसी गलत वस्तु को देखा और उसका प्रत्यक्षीकरण कर लिया और फिर आप उसे अपने व्यवहार में लेके आ रहे हैं, तो ये भी कह रहे हैं। पूर्वाग्रह, पीछे जो परंपराएं चल रही कि लड़कियों को घर पे रखना है ना, लड़कियां घर पे रहे अच्छी हैं, लड़कियों को पढ़ाना नहीं है, तो ये पूर्वाग्रह है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, हमेशा से रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, पुरुष प्रधान मान सकते हैं तो महिला भी तो एक आधार है, महिला के बिना पुरुष संभव है क्या, नहीं है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में नंबर 4, पृष्ठभूमि से संबंधित बाधाएं, पृष्ठभूमि से संबंधित बाधाएं। पृष्ठभूमि यानी जहां पर आप रह रहे हैं और जिस बैकग्राउंड से आप रहे हैं, हो सकता है जैसे हम बात करें, यहां जाएंगे सांस्कृतिक भेदभाव, जैसे हमारी जो संस्कृति भेदभाव कैसे, जैसे एक अपन सामान्य वर्ग की बात करें, जो सिख समुदाय है, सिख समुदाय के जो बालक है वो पढ़ने जाते हैं तो उनके पूरा यहाँ जूड़ा बना होता है ना, चोला पहन के जाते हैं, एक तरफ तलवार लटक रही होती है, हाथ में कड़ा होता है। हमारे विद्यालय की ड्रेस ऐसी नहीं है। अगर हम मुस्लिम समाज की बात करें तो मुस्लिम समाज में बिल्कुल मुंह ढककर जाया जाता है ना, टोपी लगा के जाते हैं। क्या हिंदू जो स्कूल है अपने वहां ऐसा होता है, नहीं है। तो ये सांस्कृतिक जो भेदभाव है ये भी संप्रेषण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो उसके बाद में लिखेंगे पूर्व किए गए अधिकार कार्य, ये भी आपको क्या करेंगे, संप्रेषण पर अधिकार
कार्य है, ये भी संप्रेषण में क्या करते हैं, दिक्कत करते हैं। और लास्ट है आज का माध्यम, 5 नंबर, माध्यम संबंध, ये भी संप्रेषण की भूमिका निभाते हैं। तो इसका अर्थ है उचित, यानी जहां जो बोलना है वो ही बोले, ठीक है। उचित माध्यम का अभाव, माध्यम का अभाव। तो ये अपना टॉपिक हो गया कम्युनिकेशन पूरा। जैसे ही टॉपिक पूरे हो जाएंगे प्रयास करेंगे आपको कि प्रश्नों का भी रिवाइज करवाया जाए, प्रश्न भी आपको करवाए जाए, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बार बार वीडियो को देखें, समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, हम आपके लिए कमेंट में जाकर आप पूछ सकते हैं, उनका उत्तर आपको दे दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो शेयर कर दीजिए करें, लाइक कर दो, ठीक है। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।